So hello students, welcome to today's daily newspaper analysis for 22nd June 2024। तो आज मैंने ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमें जानना है, ठीक है। एंड आज टिडबिट्स ऑफ द डे में मैंने असम के एपीएससी स्टेट पीसीएस बेस्ड कुछ इन्फॉर्मेशन रखे हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो, ठीक है। तो यूपीएससी वाले भी देख सकते हो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो कभी आ सकता है, कुछ फैक्चुअल जानने में तो कुछ हर्ज है नहीं, सुन के रख दो कि कभी कुछ अगर आ जाए तो एलिमिनेट कर पाओगे। तो आज का न्यूज़ पेपर एनालिसिस हम शुरू करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है एलिफेंट्स, वो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कल हमने, अगर आपने कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस सुना है तो वहाँ पे हमने बताया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक जो लोकेशन है हाथी पत्थर फील्ड ऑफ एलिफेंट्स, वहां से एलिफेंट आना जाना करता है। तो वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ होटल्स बन रहा है, ठीक है। तो उसके चलते एलिफेंट के आने जाने में बहुत सारी इम्पैक्ट आ सकती है एंड इसी वजह से कंजर्वेशनिस्ट सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो हो गया कल का न्यूज एंड कल मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क के टिडबिट्स के बारे में आपसे कहा था। तो आज देख लेते हैं एलिफेंट्स के टिडबिट के बारे में, बिकॉज एलिफेंट तो न्यूज में यूपीएससी प्रीवियस ईयर आ ही चुका है एंड फिर आगे भी आ सकता है। तो एलिफेंट्स आर नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, ओके। नेचुरल हेरिटेज कीस्टोन स्पीशीज है, क्यों? बिकॉज दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओके। And they are known for their exceptional intelligence because largest brain size of any land animal, okay। उनका largest brain size obviously वो तो common sense है, आपको पता ही होगा। उनकी जो कुछ रोल है इम्पोर्टेंट, ताकि उनको की स्टोन स्पीशीज जो कहते हैं, तो उनका कुछ कुछ रोल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्या होता है। दे आर इम्पोर्टेंट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, मीन्स वो इतने अमाउंट में खाना खाते हैं, फिर जब वो मूवमेंट करते हैं ना तो बहुत सारी सीड स्प्रेड करते हैं, उसके वजह से बहुत सारी प्लांटेशन अगेन उस सीड से वो पौधा फिर वहां पे उगता है, ओके। तो ये एक अनजाने में ही सही बट उनके द्वारा बहुत अच्छी काम हो जाती है। बट देन और एक उनका है कि शेप द ऑफन थिक वेजिटेशन, मीन्स एकदम वेजिटेशन थिक होने के कारण सनलाइट ना बहुत पौधों तक पहुंच ही नहीं सकती, बट उनके मोमेंट्स में वो इतने बड़े साइज के होते हैं ना, तो उनके आते जाते में क्लियरिंग्स बन जाती है, गैप्स हो जाता है। जैसे कि अगर एक रूट है, मान लो यहाँ पे पूरा जंगल 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 पूरा होता है, तो यहाँ से अगर बहुत एलिफेंट्स मूवमेंट करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये जगह पे एक गैप आ जाती है। ट्रीज बहुत सारे यहाँ पे या तो गिर जाते हैं या तो उनके खाने के वजह से भी बहुत सारे यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे सन रेज आ सकती है एंड सन रेज आता है तो ऑब्वियसली प्रॉपर वेजिटेशन होती है एंड एक नया वेजिटेशन को एक शेप भी मिलता है एंड अगेन न्यू प्लांटेशंस न्यू ग्रोथ हम फॉरेस्ट एरिया में देख सकते हैं। ऑल्सो दे कैन डिग फॉर वाटर, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं होते दे कैन डिग फॉर वाटर ऑब्वियसली। तो उनके इस वाटर डिगिंग प्रोसेस से बाकी जो वहाँ के क्रिएचर है उनको भी पानी का एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, तो है ना, मिलजुल के। तो दे आर ऑब्वियसली मेंटेनिंग द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसलिए उन्हें कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पाया जाता है? कर्नाटका, उसके बाद असम, देन केरला, ठीक है। अब तीन टाइप के जो मेन एलिफेंट है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट वो आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड, एशियन एफ्रिकन एंडेंजर्ड। तो सिर्फ यही क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो याद रखने के लिए ऐसा सोच लो कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, फॉरेस्ट मने घने जंगल, तो वहां पे हो सकता है कि गायब हो जाए, देखने को ना मिले। तो इस तरीके से थोड़ा मतलब इलॉजिकल कुछ लॉजिक्स लगाकर याद रखने के लिए, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बाकी सारे में एंडेंजर्ड। स्केड्यूल 1 मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इनको मिलती है, हंटिंग नहीं कर सकते। एंड एक फैक्ट ये है कि अगस्त 12 को वर्ल्ड एलिफेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि इनके बारे में अवेयरनेस, इनके कंजर्वेशन, फिर उनके जो चैलेंजेस इनके फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें एंड चारों तरफ अवेयरनेस फैलाए। ये कुछ एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए मैप आपको दे दिए, ताकि आप एक बार दो बार मतलब एग्जाम प्रीलिम से पहले ही ज्यादा ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रहेगा नहीं, फिर भी देखते रहना, जब आप ऐसे ही बैठे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देखना। तो असम एपीएससी वालों के लिए भी असम में देखना की, ऑल्सो यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट वाले तो अच्छे से देख लेना, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग, दिहांग पटकाई, साउथ अरुणाचल, देन सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, देन धनसिरी लुंगडिंग, देन इंटंकी एलिफेंट रिजर्व, तो ये सब खासी हिल एलिफेंट, तो सारा कुछ ये सब सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, तो ये सारा आप लोग एक बार रीड कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो मीन्स आपको ऐसा ना लगे भाई ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, है ना।
अनजाना कुछ नहीं लगना चाहिए, जाना जाना सा लगना चाहिए, तभी बोल सकते हो कि पेपर इजी है ना। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है एनटीए। आपको पता है ये तो न्यूज में है, नीट पेपर लीक हो गई, नेट पेपर कैंसिल हो गया, अब सीएसआर यूजीसी नेट एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है। तो ये तो चलो हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें जानना है एनटीए। इतने इतना न्यूज में है ना, तो आ सकता है। तो इट वाज एस्टेब्लिश अंडर कौन सा एक्ट? इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इट इज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस है, एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मत सोचना एग्जामिनेशन कराता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना हो जाए। ह्यूमन रिसोर्स, ये एक अच्छी पॉइंट है, ये याद रखना। Then the chief executive officer will be the director general to be appointed by किसके द्वारा? Government. Then there will be board of governors comprising member from user institution. तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि ये एनटीओ के पेपर लीक, तो ये एग्जाम ही सिर्फ कंडक्ट कराता है क्या? ओनली कंडक्टिंग कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, तो उसको करेक्ट मत कर देना। ओनली कैसे होगा, और भी बहुत सारे काम है इनके। जैसे पार्टनर इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करते हैं, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स स्कूल के साथ ये पार्टनरशिप करके फिर ही वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, है ना। देन क्वेश्चन बैंक वो प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर को एस्टेब्लिश करते हैं। ऑब्वियसली इतनी पार्टनरशिप से काम करेंगे तो ये तो एस्टेब्लिश करेंगे ही, है ना। तो कॉमन सेंस वाली बातें चल रही है यहाँ पे। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ऑब्वियसली कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो ऑब्वियसली कोलैब तो होना ही पड़ेगा। देन टू अंडरटेक एनी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनको अगर कुछ एग्जामिनेशन लेने की दायित्व देते हैं तो वो भी वो निभाते हैं। एंड रिफॉर्म्स भी, जितनी एजुकेशन या ट्रेनिंग स्कूल में बॉडी में कुछ लाना है तो वो रिफॉर्म्स भी अंडरटेक करते हैं। तो ये हो गया कॉमन सेंस वाली, कुछ भी आ जाए मार्क टिक ऑल आर करेक्ट कर देना, ठीक है। देन है इसमें देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम ईच, मतलब यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जो कि डायरेक्टर जनरल होंगे, एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो सीबीएसई एआईसीटी जो एजेंसीज है ना, इनका काम इनके बहुत आसान कर दिया, बिकॉज अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम किस पे है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये इनका और भी ये काम मतलब कुछ कुछ वो इनिशिएटिव लेते रहते हैं, जैसे ऑनलाइन मोड एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर वो एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाती ही है, ताकि इनफ अपॉर्चुनिटी मिले कैंडिडेट्स को, ताकि वो अपना अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिस कर पाए। एंड देन एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज कराते रूरल स्टूडेंट को भी, क्योंकि उनकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है सिर्फ सिटी में नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होती है। ऑल्सो लॉन्च किया मोबाइल ऐप एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, ताकि मॉक्स हम प्रैक्टिस कर सके वगैरह वगैरह। तो ये एडुकेशन, इंक्लूसिव एडुकेशन को भी प्रमोट करते हैं, राइट। तो अब दूसरा जो न्यूज है वो है वेब 3। एक्चुअली ये असम बेस पे एक न्यूज थी कि वेब 3 जो एक कम्युनिटी है असम में, उन्होंने एक असम के ही असम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी टू सपोर्ट असम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन असम। तो ये तो हो गया चलो न्यूज। ये वेब 3 असम भी एक कम्युनिटी है असम में जहाँ पे प्रमोट करते हैं अडॉप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो ये भी चलो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रखना कि वेब 3 असम इज नॉट ए फेज ऑफ इंटरनेट बट इज ए कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी जो प्रमोट करते हैं किसे? हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, ताकि असम में भी अवेयरनेस फैले। ये हो गया न्यूज। बाकी इंपॉर्टेंट ये है, हम जो ये www देखते हैं इंस्टाग्राम में भी www.instagram.com, वो www माने क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड इन द वेब सर्वर कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर। तो ये तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता ही चल गया है ना, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। वी कैन एक्सेस दिस वेबसाइट ऑब्वियसली कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन से तो हम कर ही सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अब ये डिफरेंस हो गया मैंने यहाँ पे वेब 3 के बारे में, बिकॉज वेब 3 आसाम थी, तो वेब 3 भी एक टर्म है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, साइंस एंड टेक, एंड ऑब्वियसली एपीएससी के लिए भी। तो इसमें जो डिफरेंस होता है ना, वेब 3 इज ए डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट टू बी रन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये डिफरेंट है, ये वेब 1 एंड वेब 2। हम अभी वेब 2 फेज में चल रहे, ठीक है। वेब 3 भी आ चुका भी है और आने वाले दिनों में और भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूजर्स विल हैव द ओनरशिप स्टैक्स इन प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे तो गूगल, नेटफ्लिक्स, इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन जाता है कि नहीं? आप अपने ईमेल आईडी से लॉग इन करते हो तो ईमेल की इन्फॉर्मेशन भी तो जाती है, प्राइवेसी हनन होती है। एंड वेब 1 में क्या होता था?
मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वेब वन में क्या होता था, बस मोस्टली स्टैटिक वेब पेजेस थे। हम पहले अगर याद करो तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1989, मतलब इनिशियल 90s में हम जाते थे, हमारे पेरेंट्स जाते थे, देन बस एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन पढ़ते थे एंड बस वो इंफॉर्मेशन से उनका नॉलेज बढ़ता था, बट वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट था, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। बट वेब टू, मतलब अभी एग्जाम्पल ले लो सोशल मीडिया, वी कैन इंटरेक्ट ऑल्सो, कंट्रीब्यूट ऑल्सो, क्रिएट कंटेंट ऑल्सो। हम कंटेंट बनाते हैं, कमेंट देते हैं, शेयर अपलोड करते हैं बहुत सारा। तो ये जो हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया, ठीक है, लेट 1990 से एंड 2004 से ये ज्यादा कॉमन फीचर हो गया। तो वो है वेब टू, जहां हम रह रहे हैं। बट देन इसके साथ क्या आया कि डाटा प्राइवेसी का इशू, डाटा सिक्योरिटी का इशू, जहाँ पे हमारी डाटा बहुत सारी, वह एक मिडिल जो आप क्या कहते हैं, वेबसाइट में हमारी डाटा वहां पे रह जाती है ना। तो इसके चलते तो बहुत सारी डाटा ब्रीच, डाटा सिक्योरिटी पे आ ही रहते हैं आर्टिकल। तो इसके चलते ये वेव थ्री में जो क्या होगा, एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ इंटरमीडिएट। मान लो आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो गूगल के प्लेटफॉर्म से, तो गूगल को तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट वेव थ्री में वैसा कुछ एक इंटरमीडिएटरी होगा ही नहीं। यू कैन पीयर टू पीयर वाला होगा, मतलब आप आपके दोस्त को भेज रहे हो तो आप एंड आपके दोस्त को ही सिर्फ पता होगा, किसी भी वेबसाइट में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंटर एलिमिनेट द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी है वेव थ्री, ठीक है। तो ये तो हो गया वेव थ्री के बेसिक। आई होप आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा। देन न्यूज में थी हैंडलूम इंडस्ट्री, बिकॉज असम में एक अभी स्पेशल हैंडलूम सोर्सिंग शो चल रहा है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मणिपुर, नागालैंड के आर्टिसंस अपने मैन्युफैक्चर्ड हैंडलूम प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। तो ये सारे अवेयरनेस ड्राइव होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के वजह से, एंड जो एक्सपोर्ट होकर जाता था हमारा रॉ कॉटन, एंड देन इन रिटर्न आता था मशीन मेड प्रोडक्ट्स, जिससे आर्टिसंस को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। फिर भी वो वर्ल्ड वॉर 1 तक तो जैसे तैसे सर्वाइव किए। बट बिगिनिंग ऑफ पावर लूम्स, जहाँ पे 1920s में कंसोलिडेशन ऑफ मील्स हो चुका था, फिर कॉस्ट इनपुट के बहुत बढ़ चुके थे, तब लेट क्या हुआ, दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम। बट गांधी जी ने स्टार्ट किया स्वदेशी मूवमेंट, जिससे उन्होंने खादी को प्रमोट किया, एंड उस मूवमेंट से मील्स इन मैनचेस्टर के भी क्लोजर मीन्स बंद होना पड़ा, एंड उसके चलते दैट एक्ट एज बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। मीन्स लोगों में भरोसा है कि हम मूवमेंट करते हैं तो हम भी सोसाइटी में इम्पैक्ट तो ला सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी इनिशिएटिव ली गई, उनमें से एक है सेटअप ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, अंडर MSME गवर्नमेंट, ताकि वो प्रमोट कर सके हैंडलूम इंडस्ट्री को। वैसे देखा जाए तो मोर देन 35 लाख वर्कर्स होते हैं, विमेन का भी काफी अच्छा शेयर होता है, अबाउट 73%, ठीक है। देन यूएस इज द बिगेस्ट इंपोर्टर फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री, ओके। और एक फैक्ट है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, बट नॉट ऑन द मीन्स आइडिया ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ गांधी जी, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक की आइडियाज को साथ उसको उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1905, जो बाल गंगाधर तिलक के आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी, उसके चलते हम 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। ये दोनों इंटरचेंज ना करना, महात्मा गांधी वाला एंड बाल गंगाधर तिलक वाला, ओके। एंड देन हैंडलूम सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ कंट्री, ठीक है, ये याद रखना। तो असम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये APSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे, UPSC वाले सुन सकते हो, ऑब्वियसली नॉलेज इज हमेशा अच्छा, ओके। तो एक्स्ट्रा नॉलेज तो हमेशा अच्छा। तो इम्पोर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री है ये असम की, एंड जो वहाँ की रूरल असम में अर्निंग लाइवलीहुड होती है, एग्रीकल्चर के बाद आती है, हैंडलूम इंडस्ट्री के थ्रू ही उनकी अर्निंग आती है। तो बहुत सारे हैंडलूम सिल्क्स होते हैं, जैसे एरी, मुगा, पाट, ये सब असम के होते हैं। देन फिर काइंड ऑफ मिरीजिमोन ब्लैंकेट्स, मैट्रेस यूज होती है, जो माजुली में नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ असम में पाई जाती है, शॉल्स ऑफ कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। देन ये सारा कुछ आप पढ़ लेना। देन लसिंगफी ब्लैंकेट ऑफ बेम्बू एंड कॉटन इन साउदर्न असम, कछार डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ये सारे कुछ नाम है, अगर UPSC में भी आ जाता है मुगा पाट सिल्क के कौन सी स्टेट के हैंडलूम है, तो असम स्टेट के, ओके। देन ये मैंने एक पिक्चर दे दिया, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा पाया जाता है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। महाराष्ट्र में पैठनी, ठीक है। फिर
आपका कर्नाटक में मैसूर सिल्क, देन उड़ीसा में संबलपुरी सिल्क, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे अरुणाचल में अपातानी, तो असम में एक आता है सुआलकुसी, ठीक है। तो ये सारा आप थोड़ा सा ये मैप को देख लेना, ओके, कि कौन कौन सा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ये पार्ट तो डायरेक्टली आता ही है। देन हीट वेव्स क्यों न्यूज में है? बिकॉज 110 डेथ्स एंड 40,000 से ज्यादा लोग को हीट स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है ही। तो ये क्या होता है बेसिकली, हमें तो पता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट वेदर, वे तो चलो हम सबको पता है, बच्चे भी बता देंगे कि हाँ बहुत दिनों से गर्मी है तो उसे हम हीट वेव। बट टिडबिट्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स रीजन के लिए 40 डिग्री और मोर, हिली रीजन के लिए 30 डिग्री और मोर, ठीक है, एंड कोस्टल के लिए 37 डिग्री और मोर। सबसे ज्यादा प्लेन, देन कोस्टल, देन हिली। कॉमन सेंस, ठीक है ना, हिली एरिया में तो कम होंगे। देन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर मोर देन इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस रहा एंड ये सारे कंडीशन एटलीस्ट 2 डेज के लिए कंटिन्यू रहा, देन हम डिक्लेयर कर देते हैं हीट वेव। क्या रीजन? ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, हम इंसानों की करतूत है ना, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, ये तो है। और नेचुरल करतूतें क्या होती है ज्योग्राफी बेसिस पे? एल नीनो इवेंट, मतलब वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आएगा आई विल एक्सप्लेन, बट मान लो दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन से बनता है एल नीनो, एंड एल नीनो से ही गर्मी क्यों होती है मैं बताती हूँ। वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन मतलब लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर मतलब हैवी रेनफॉल यहाँ पे होगा है, और यहाँ पे लो प्रेशर मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर, विंड फ्लो करती है हाई टू लो, मीन्स हाई टू लो। तो हवा भी इधर पैसिफिक को मिल रही है, बारिश भी पैसिफिक को मिल रही है, ड्राइनेस मिल रहा है किसे? इंडिया को। तो गर्मी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी ना। तो एल नीनो अगर होता है तो हीट वेव की संभावना और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन, हमारे इंडिया में बारिश कम हो जाती है एंड फिर वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कहलाता है। ओके, उस साइड ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज है। ओके, अब नेक्स्ट आता है टिडबिट्स ऑफ द डे। ये बेसिकली एपीएससी स्टेट पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले भी सुन लो। एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑलवेज गुड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। क्या पता आप अगर आसाम से हो, यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं। तो न्यूज में यह है कि प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर गोविंद चंद्र बड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट, उनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस चीज के लिए? टुवर्ड्स एजुकेशन एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके, एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। उनको और एक ऑनर दिया गया लीड पेपर प्रेजेंटर, okay, amongst the galaxy of scientists who participated from different countries like India, Nepal, etc. तो लीड पेपर प्रेजेंटर की ऑनर मिली उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग के अवेयरनेस रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया हमारे प्रीलिम्स के लिए। एंड देन दूसरा जो फैक्ट है वो है साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू डिजीज इन असम टी लीव्स। तो यूपीएससी वाले या असम से जो बाहर रहते हैं उनको भी पता है कि असम की टी बहुत ही टेस्टी होती है, कभी ट्राई करना। ओके, तो उसी टी प्लांटेशन में एक नई डिजीज डिस्कवर की गई जिसे हम कहते हैं लीफ नेक्रोसिस। किसके द्वारा? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। नाम क्या है? लसियोडिप्लोडिया थियोब्रोमे, ठीक है। तो ये नाम कुछ भी हो याद रखना बस, ठीक है। तो इट कॉजेज रोटिंग ऑफ टी लिव्स, ओके, एंड सैंपल कहाँ पे पाया गया? बराक वैली एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। चलो ये तो फैक्ट्स मींस असम वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले के लिए ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ इंडिया में। इट इज द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट ऑफ दिस डिजीज। अब तक कहाँ पे पाया जाता है? चाइना। ओके, एंड असम टी प्लांटेशन का ये नहीं कि ये पहले बार फंगस इन्फेक्शन हुआ, बट पहले भी फंगल वाले केसेस चलते थे जो फंगल का नाम था कोटिशियम, ठीक है। तो ये कोटिशियम पहले था, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम इस फंगस वाला ये जो डिजीज है फर्स्ट टाइम पाया गया। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूज। ये एनवायरनमेंट में आ सकता है, ठीक है, ये टर्म आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसलिए। तो ये आज का क्विज एलिफेंट न्यूज में था। ये 2020 यूपीएससी पीवाईक्यू है, तो आप इसे सॉल्व करना। कल मैं इसका आंसर बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में आंसर देना यार, कोई भी नहीं दे रहे हो। एंड देन ये है कल के क्विज का आंसर। तो मैंने दिया था हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली वन, मींस ग्रेड स्कीम के अंतर्गत हमें 50 लाख मिलती है फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स।
देन ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? इट एम्स टू एनकरेज यंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप वेंचर इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल टू ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू कमर्शियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, टेक्निकल टेक्सटाइल। एंड जहां टेक्सटाइल आ गई ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नहीं होगी, है ना। एंड ग्रेड स्कीम के फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो नाम में ही छुपा है इसका राज। ओके, तो इसी तरीके से हो जाता है हमारे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। तो आई होप आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टिडबिट्स के बारे में जानने को मिला। ठीक है, तो कल तो संडे है, कल छुट्टी, कल न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो, टेंशन मत लेना, आए दिनों में न्यूज़ कवर हो ही जाता है। न्यूज़पेपरों के बीच भी कंपटीशन होता है, ठीक है, उनको भी फोमो होता है कि कुछ छूट ना जाए। ओके, तो कल का दिन आराम करना, ऑब्वियसली पढ़ाई रिविजन करना, मॉक्स लगाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, कल न्यूज़पेपर तो नहीं आएगा, बट परसों अगेन मंडे से हम न्यूज़पेपर फिर मिलेंगे एनालिसिस में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।